नए हो क्या? ये लाल बटन दबाना जरा। Alright, welcome you all to Mental Mania Club. This is me, समीक्षा. बात हो रही है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, शादियों के बारे में कि आखिरकार ये शादी चलेगी तो चलेगी कैसे, कितनी ज़रूरी है ये मैरिज, ये रिलेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है. प्रथा साहा के साथ बात हो रही है. पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि कैसे आप इस रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हो, इसके 5 स्टेप्स, 4 स्टेप्स. अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जल्दी से जाइए पिछले एपिसोड में जाके वो एपिसोड देख कर आइए. सो ओवर टू प्रथा कि आखिरकार ये कैसे चलेगा हमारा शादी वाला सिस्टम. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी टाइम, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मुझे बहुत लोगों ने पूछा भी है. व्हेन आई टॉक अबाउट दिस गुड मैरिज थिंग कि टाइम कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक अच्छी मैरिज के अंदर, लाइक इन अ गुड मैरिज. हाउ मच टाइम प्लेज अ रोल. फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि 1-2 घंटे बैठना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ 10-15 मिनट ही किसी के साथ बैठ जाओ. लेकिन देर आर पीपल, देर आर हस्बैंड्स एंड देर आर वाइफ्स साइमल्टेनियसली जो बहुत ज्यादा टाइम डिमांड करते हैं कि नहीं, आप मेरे साथ 2 घंटे तो बैठो ही बैठो, आप मेरे साथ एटलीस्ट 3 घंटे निकालो, या अगर आपको एक छुट्टी मिली है तो वो 100% छुट्टी मेरे लिए डेडिकेट होनी चाहिए. यू नो फॉर एनी ऑफ द पार्टनर इट इज वायबल, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो. तो आपके Absolutely. हिसाब So, से टाइम कितना मतलब इम्पोर्टेंट है? see, there is no perfect marriage. Perfect marriage का फंडा impossible है और unhealthy है. There is nothing called perfect marriage. There is a marriage under construction. Okay, it's always a work in progress. तो या टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आप कोई भी चीज बना रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप आपकी कंपनी बना रहे हो, आप आपका एब्स बना रहे हो, बाइसेप्स बना रहे हो, उसके लिए टाइम तो आपको देना पड़ेगा, राइट? तो मैंने जो आपको या बोला 15 मिनट्स इज बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम. ओके, ये अगर आप मतलब वो भी आपके नहीं दे पास पा रहे हो एकदम तो ही फिर टाइम तो मतलब 15 मिनट्स आपको देना ही पड़ेगा. आप नहीं दे पा रहे हो तो व्हाई आर यू मैरिड? माय या क्वेश्चन इज देन व्हाई आर यू मैरिड? ओके, देन आपने जबरदस्ती शादी की या फिर आपको कुछ और, बिकॉज क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ क्योंकि कोई कोई लोगों को लगता है शादी कर लिया है, मतलब इंडियन कल्चर में एक मिसकंसेप्शन है कि बेटा का ये प्रॉब्लम है, बेटी का ये प्रॉब्लम है, शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा, बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा. इट इज नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन. इट इज नॉट अ मैजिक वॉन्ड कि ये कर लो एंड ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी मैजिक. इट्स लाइक सेइंग कि म्यूचुअल फंड आप स्टार्ट कर दो, आपके से पैसे झंझन आते जाएंगे. ऐसा तो नहीं होता है. आपको करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा. आप जिम में भी जा रहे हो, जिम का मेंबरशिप ले लिया, बस मसल्स आ गए, डोले शोले आ गए, एब्स आ गए, मैं तो एकदम एकदम हु इज द मोस्ट रणवीर सिंह का बॉडी बन गया, ऐसे थोड़ी ना होता है. आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, आपको उस चीज का राइट डाइट, आपको उस चीज सब देना पड़ेगा. एंड देर आर, तो आप जो ये बोल रहे हैं ना, किसी किसी लोगों को ज्यादा टाइम जरूरत है, सबकी नीड्स अलग होती है समीक्षा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. कोई कोई लोग को बातें करना बहुत पसंद है, कोई कोई लोग फिजिकल, जैसे मैंने आपको लव लैंग्वेजेस के बारे में बोला, एक क्विज होता है, मैं आपका उसको उसका लिंक मैं आपको बाद में शेयर करूंगी. वो क्विज से ना पता चलेगा आपका लव लैंग्वेज क्या है. जैसे मेरा लव लैंग्वेज है फिजिकल टच एंड गिफ्ट्स. मेरे पार्टनर का कुछ भी होता है तो मैं उनको गिफ्ट भेज देती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट देना. मिलेगा तो ग्रेट, नहीं मिलेगा तो नो प्रॉब्लम, बट मुझे चाहिए क्या? आई नीड हग्स. आई एम अ बिग हगर. मुझे मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मुझे एक हग चाहिए. तो जब भी आपको आपका लव लैंग्वेज मालूम होगा और सामने वाले इंसान का लव लैंग्वेज मालूम होगा, आप तो कम्युनिकेट कर आप सकते ये ये हैं. लव लैंग्वेज कैसे मतलब पता कर सकते हो? सो यू सेइंग दैट इज देयर इज अ क्विज. एक क्या आप अपने व्यूअर्स के या लिए भी ये लव लैंग्वेज पता करने की कोई तरीका निकाल सकते हैं? डेफिनेटली. तो बेसिकली वो क्विज आप आपके पॉडकास्ट में भी शेयर कर सकते हो, या फिर आप गूगल कर सकते हो लव लैंग्वेजेस क्विज. एंड बहुत सारे ऐसे क्विजेस है. कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में है जहाँ पे कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ता है, और
या फिर लव लैंग्वेजेस का वेबसाइट ही है, वहां पे आप वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा, हार्डली 5-7 मिनट्स लगेंगे, एंड उसके बाद आपको पता चलेगा कितना परसेंटेज आपका है। 5 आप में होंगे, लेकिन किसी चीज का परसेंटेज ज्यादा होगा। जैसे मेरी मिडिल फिंगर सबसे टॉल है, मेरा थंब सबसे शॉर्ट है, तो मेरा जो सबसे मेरा सबसे छोटा है इन माई लव लैंग्वेज। तो मुझे कोई कुछ करके नहीं देगा चलेगा, और मैं भी आई डोंट लाइक डू एनीथिंग, बट आई कैन शो माई लव विथ एफर्मेशंस, फिजिकल टच, गिफ्ट्स, ओके, क्वालिटी टाइम। तो राइट, सो इट इज अ टाइम तो हम परसेंटेज। लोगों ने, तो आप अगर या जो राइट, वो गूगल आपको बेस्ट मिलेगा। absolutely, that's really really important. So like you said कि there is no specific time, हमारा क्वेश्चन का आंसर कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, हर किसी की नीड्स डिफरेंट है और हर किसी के एवेन्यूज डिफरेंट है. ओके, कमिंग टू द टफेस्ट क्वेश्चन एंड प्रोबेबली द लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो, जहाँ पे आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट कि कितना जरूरी है एक अच्छी मैरिज के अंदर टफ टॉपिक्स को डिस्कस करना, जैसे कि बाउंड्रीज, जैसे कि इंटीमेट टॉपिक्स, यू नो, योर सेक्सुअल इंटरेस्ट, या फिर आपके फाइनेंसेस. बहुत सारे लोग हैं जो ये जो टफ टॉपिक्स है इन इन चीजों से भागते हैं. दे जस्ट डोंट वांट टू डिस्कस इट, या उनको लगता है कि यार मुझे तो, आई पर्सनली फील कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अपने सेक्सुअल इंटरेस्ट अपने पार्टनर के साथ डिस्कस ही नहीं करते हैं, या फिर जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं. सेकंड चीज, वाइफ्स या हस्बैंड्स अपनी बाउंड्रीज बताते ही नहीं है. सो आई हैव सर्टेन फ्रेंड्स हु आर जस्ट न्यूली मैरिड और उनके हस्बैंड को एक ही इशू आता है कि मेरी वाइफ मुझे अब कहीं अकेले जाने ही नहीं देती है, मेरे को जहाँ जाना है मेरे को उसके साथ ही जाना है. तो यू नो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री कि भाई साहब अब तो आपकी शादी हो चुकी है, अब तो आपको अपनी बीवी के साथ ही जाना पड़ेगा, मैं बैचलर जा ही नहीं सकता हूँ. सो दीज थिंग्स आई थिंक जस्ट बिकॉज पीपल डोंट कम्युनिकेट, ये बहुत इश्यू क्रिएट होता है. तो आपके हिसाब से कितना जरूरी है टॉपिक्स को डिस्कस एक मैरिज के अंदर? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी मैरिज. आप कुछ और मत करो चलेगा, लेकिन आपको कम्युनिकेट करना है, आपको टाइम स्पेंड करना है. लेकिन आप जो कह रहे हो कि इंडिपेंडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव अ प्रॉब्लम विद द वर्ड बैचलर. यू आर मैरिड, technically you are not a bachelor anymore, but at the same time it is very important कि हम हमारा इंडिपेंडेंट लाइफ मेंटेन करते हैं. जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, शादी भी हो गई या फिर आप अभी आपकी शादी हो गई है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लाइफ आपकी होनी चाहिए, which is a part of your life. Okay, your marriage is not your life. Marriage is a part of your life. Your career is a part of your life. Your friends are a part of your life. तो इन सब चीजों को बैलेंस करना खुद से बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो सामने वाला पर्सन, अगर जो उनके माइंड में कोई, फॉर एग्जांपल उनका पास्ट रिलेशनशिप वाज वेरी बैड, या फिर दे हैव सम नेगेटिव थॉट प्रोसेस अबाउट इंडिपेंडेंस, तो उनको ये लगेगा कि oh my god, this person doesn't love me, this person is not केयरिंग फॉर मी, वो हमेशा अकेले रहना चाहते हैं. तो ये कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. रिलेशनशिप, स्पेशली मैरिज का गोल है ग्रोथ, ना कि परफेक्शन. ये परफेक्शन एक इल्यूजन है. तो जब हम मैरिज में रहते हैं, काफी अनकंफर्टेबल पॉइंट्स को आपको फेस करना पड़ेगा, जैसे इंटीमेसी, सेक्स, मनी, पेरेंटिंग. इन चीजों पे बहुत चैलेंजेस आएंगे. तो यहाँ पे अगर जो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल डिस्कसिंग बेसिक थिंग्स, ये टफ प्रॉब्लम्स आप नहीं डिस्कस कर पाओगे, सिर्फ फिर झगड़ा होता रहेगा, एंड दैट विल कॉज अ बिग damage to your relationship. Of course, I mean that's a really important. लेकिन हमारा क्वेश्चन फिर वहीं पे ही आ गया था कि how do we do it? I mean, intimate questions पूछना is not easy for everybody. अपनी boundaries set करना is not easy because we're not taught. हमें वो चीजें सिखाई ही नहीं गई हैं. हम लोगों को इंडियन सोसाइटी के अंदर कहा ही नहीं गया. हमारे को हमेशा ये चीज सिखाई गई है, जैसा पति बोले वैसा हाँ कर दो, जैसा बीवी कहे उस चीज की मान लो, अगर तुम्हें घर में सुख शांति चाहिए तो. You know, this is what we are taught. This is what we are always said कि ऐसे कर लो, घर में शांति रहेगी. जस्ट बिकॉज वो होते आ रहा है, वो करना है, वो हमें सोचना है कि हाउ हेल्दी इट इज और हाउ इफेक्टिव इट इज. अभी रिसेंटली आप सोचो, गायनाकोलॉजिस्ट कितने
रीसेंट डेवलपमेंट है, राइट? लेकिन हमारे दादियों को कभी गायनोकोलॉजिस्ट नहीं मिले थे, और कितने लोगों की मौत हो गई थी बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ, राइट? तो टाइम जब इवॉल्व होता है, हमें इवॉल्व होना पड़ेगा। अभी कुछ भी हो जाता है, हम कहाँ जाते हैं? हम गूगल के पास चले जाते हैं, हाउ टू डू दिस, हाउ टू मेक बिरयानी, हाउ टू माई कार, how to set up a nice studio for Instagram, हम सब करते हैं ना। तो इस चीज का भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। और मैंने आपको क्या बोला था, एकदम फंडामेंटल 7 प्रिंसिपल्स का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन जिसके बलबूते पे एवरीथिंग एल्स विल स्टैंड, इज योर कनेक्शन, कम्युनिकेशन, कॉल्ड लव मैप। आप रोज आपको एक दूसरे के साथ कुछ, आपको वो 5-10 क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे। गूगल में लव मैप का फॉर्मेट है। आपको थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना, आपको रिलेशनशिप काउंसलिंग में इन्वेस्ट नहीं करना है, नो प्रॉब्लम। गूगल में लव लैंग्वेजेस का क्विज है जो आप डाउनलोड करके एक शीट आपके पास रख सकते हो, एक शीट आपके पार्टनर को दे सकते हो, और एक्चुअली आप वो क्वेश्चन आंसर एक दूसरे को कर सकते हो। इनिशियली आपको बहुत सिली लगेगा, लेकिन 5 years 10 years डाउन द लाइन जब आप ये रेगुलरली करते आओगे, आपको पता चलेगा कि what you have created is so much stronger than somebody else's relationship, because आप assumptions पे नहीं चल रहे हो। मैं ये आज रात को करने वाली हूँ। And if my husband is going to watch this, उसने बोला अब मुझे पता लगा है कि ये लव लैंग्वेज कहाँ से आ रही है। वेरी नाइस। मैं तो आपको पूरा लिंक भेजने वाली हूँ। आप पूछने के पहले भी मैंने सोच के रखा है कि आई विल शेयर एवरीथिंग दैट आई कैन। एंड नथिंग इज बेटर, पता है, नथिंग इज बेटर। आप अगर जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों से बात करोगे ना, वो एक चीज हमेशा बोलते हैं, हमेशा, रीड बुक्स, रीड बुक्स। तो आपको अगर कोई किसी चीज पे वर्क करना है, जैसे आपको माइंडसेट पे वर्क करना है, तो आप टोनी रॉबिन्स का बुक पढ़ोगे, आप उनकी वीडियोस देखोगे। तो आपको अगर जो रिलेशनशिप पे वर्क करना है, तो शायद आपको थोड़ा वो इन्वेस्टमेंट, थोड़ा वो टाइम देना पड़ेगा टू रीड अबाउट दैट। अभी हम लोग काफी बिजी हो गए हैं, तो शायद रीडिंग विल बी अ चैलेंज। हम पॉडकास्ट सुन सकते हैं, हम ऑडियो सुन सकते हैं, या यूट्यूब में उसके शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस देख सकते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड। And always remember, this is not you against me. This is you and me against the world. Of course. It's not a me problem. This is a we problem, and we have to solve it together. All right, coming towards the end of the segment, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, प्रथा जल्दी से आपने मुझे 5 ऐसी चीजें बतानी है, 5 रेमेडीज जो कि देखो, प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात कर लिया, हर चीज के बारे में हमने बात कर लिया कि ये कितना जरूरी है। लेट्स कम टुवर्ड्स द रेमेडीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 ऐसी शॉर्ट रेमेडीज जो हर कपल को ट्राई करनी ही चाहिए, नो मैटर व्हाट, टू हैव अ हेल्दी मैरिज, या फिर जिससे हमने अपना टॉपिक शुरू किया था, एक अच्छी मैरिज क्या होती है। So 5 short remedies, let's just shoot them. Number 1. Again, before I start with the 5, I want to tell you 4 things that are very important, okay? First, more important. It is not a happy marriage, it's not a good marriage. It's a healthy marriage. ये वर्ड बहुत सही है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सही वर्ड यूज करने के लिए, क्योंकि वरना हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग हो जाता है एंड फिर हम दिखावे पे उतर जाते हैं। व्हाट इज अ हैप्पी मैरिज? हम हमेशा हंस रहे हैं, हमेशा झगड़ा नहीं कर रहे, दैट इज रॉन्ग। इट हैज टू बी हेल्दी, एंड हेल्दी में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। 4 ऐसी चीजें हैं समीक्षा जो किसी भी रिलेशनशिप के इतने अंदर खतरनाक दरार पैदा कर सकती है कि कोई रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्या आप जानना चाहोगे वो 4 चीज क्या है? फिर उसका मैं 4 रेमेडीज दूंगी आपको। फर्स्ट होता है, यस, तो डॉक्टर जॉन गॉटमैन के हिसाब से 4 ऐसी चीजें हैं जो किसी रिलेशनशिप पे बहुत खतरनाक दरार पैदा कर सकती है। These are called the 4 horsemen of the relationship apocalypse. Okay, एक बाइबल टर्म है 4 horsemen of the apocalypse, वहां से उन्होंने ये पिकअप किया है। तो फर्स्ट है क्रिटिसिज्म। हमेशा करना, क्रिटिसाइज करना, तुम ये नहीं करते हो, तुम ये नहीं करती हो, मेरी मम्मी ऐसे करती है, तुम तो ऐसे नहीं करती हो। क्रिटिसिज्म इज द फर्स्ट बिगेस्ट स्वॉर्ड जो एक रिलेशनशिप को किल करता है। नंबर 2, कंटेम्प्ट। अब हमारा पार्टनर अगर जो कुछ अलग तरीके से कर रहा है, उनके स्टाइल से कर रहा है, जो आपने शायद देखा नहीं हो या फिर आपको पसंद नहीं आया, जो हम बेसिक करते हैं ना, आईज रोल करना या फिर ऐसे एक्सप्रेशन करना या साउंड्स बनाना, इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट, मतलब घिन आना। I don't like you. Ew, what are you doing?
This is an insult. This is the biggest slap that you can give to your partner indirectly. So contempt is a horrible thing. It's a virus, like it's a cancer that will eat your marriage. The third thing is defensiveness. अगर जो आपका पार्टनर आपको कुछ बोल रहा है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, immediately अगर जो मैं डिफेंस, अरे मैंने क्या नहीं किया, तुमने क्यों नहीं किया, when you immediately get defensive, this is another big setback to any relationship. And number 4 and most important, जिसको बोलते हैं स्टोन वॉलिंग. आपका पार्टनर आपको कुछ बोल रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ है, या फिर यू आर इग्नोरिंग, या फिर आप पूरा टाइम As usual. दिस इज कॉल्ड स्टोन. ये तो ये एक बहुत और चीजें हैं जो कैंसर है, आपके रिलेशनशिप को तबाह कर देगी. अभी इनका 4 का सोल्यूशन भी है. क्या आप जानना चाहोगे ये 4 सोल्यूशन क्या है? Absolutely. I think solution ज्यादा important है because ये वाली सारी चीजें हर किसी के relationship में होती ही हैं. No matter you're in a boyfriend-girlfriend relationship, no matter husband and wife. So let's hit on the solutions. Absolutely. So criticism का solution है gently talking. Okay? Gently talking, communicating. For example, आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, instead of saying you did this, you did that, if you say, hey, can we talk about this? Gently. But ये suddenly आप नहीं कर पाओगे. अगर जो आप communicate ही नहीं कर रहे हो, suddenly आपको कुछ खटका, तो आप तभी प्यार से आप नहीं बात कर पाओगे. तो communication becomes a foundation over here. Spending time with each other, appreciating each other becomes a foundation here. Number 2, contempt. कंटेंट मतलब घिन आना, मेरे पार्टनर ऐसा कर रहा है, छी ऐसा क्यों करता है, छी ऐसे क्यों करती है, मेरी मम्मी तो ऐसा करती है. दिस बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. इसका सोल्यूशन है अप्रिसिएशन का कल्चर बनाना, कि जो सामने वाला कुछ भी करता है उसको हर छोटे चीज पे आप अप्रिशिएट करोगे. रिमेंबर द इमोशनल बैंक अकाउंट, मैंने आपको जो बताया था रिलेशनशिप का, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट बहुत डालना है, क्योंकि आप एक एब्सोल्युटली, क्योंकि आप एक विड्रॉल करोगे तो आपको 5 आपको इनपुट करना पड़ेगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अप्रिसिएशन का इतना अच्छा कल्चर बनाओ कि जब कुछ आपको रिजेंटमेंट भी हो, या फिर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट पे बात करना है कि अरे तुम उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, या फिर तुमने आज मेरे से अच्छे से बात नहीं किया, या फिर पूरा दिन बिजी थी, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ थी, मेरे से तुमने बात नहीं किया. एटलीस्ट यू विल हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां से आप विड्रॉ कर सको. नंबर 3, डिफेंसिवनेस. जब कोई आपको कुछ बोल रहा है, डिफेंसिव करोगे तो आप वो कॉन्वर्सेशन उधर ही शट डाउन कर देते हो और वो प्रॉब्लम बढ़ता जाता है. लेकिन तभी अगर जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम में पूरा 100% फॉल्ट मेरा ही हो, लेकिन अगर जो मेरा 1% भी फॉल्ट और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैंने बोला हाँ यार मेरे से तो वो छूट गया, मुझे सॉरी भी बोलने की जरूरत नहीं, उप्स ये हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूंगा. एंड अगर जो आपका दिल और बड़ा करना है आपको, तो सॉरी बोल दिया करो, क्योंकि आप छोटे नहीं हो जाओगे, बिकॉज ईगो इज गोइंग टू किल योर रिलेशनशिप. एंड फाइनली स्टोन वॉलिंग मतलब पूरा शट डाउन हो जाना, अपने पार्टनर को पूरी तरह से इग्नोर करना, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे. हम स्टोन वॉलिंग तब करते हैं जब हम हमारे इमोशन को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो तभी सेल्फ रेगुलेशन ऑफ योर इमोशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं अपने उस गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, इसलिए मैं एकदम चुप हो गई, आपको बात ही नहीं करना है, मैं आपको पूरी तरह से इग्नोर करती हूँ, मैं निकल गई. वो नहीं करना है. आपको सामने वाले को बोलना है कि यार ये ना थोड़ा सा मुझे इरिटेट हो रहा है, बट ये मैं समझ रही हूँ कि ये टॉपिक पे डिस्कस करना और इसका सोल्यूशन पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक काम करें, हम शाम को बात करें जब पूरा काम हो जाएगा. तब तक आई विल लर्न टू रेगुलेट माई सेल्फ. ब्रीद. कुछ भी बोलने के पहले ब्रीद 10 times and then say, क्योंकि ये वर्ड्स but arrows के तरह. yeah, right. I agree to whatever you're saying, all the 5 remedies. लेकिन ये बहुत important है अगर ये दोनों साइड किए जाए. Of course, if one street अगर ये एक ही इंसान बार बार ये चीज करता रहेगा तो वो चीज will somehow break किसी ना किसी चीज से. बट ये बहुत जरूरी है कि ये दोनों लोग करते रहे. एंड आई थिंक दे आर वेरी गुड स्ट्रैटेजीज. बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो कि पांचों हेल्प करने वाली हैं किसी को. द बेस्ट पार्ट इज ब्रीदिंग, जो कि हम नहीं करते हैं. एब्सोल्युटली वे नहीं करते हैं.
क्योंकि इतना गुस्सा आया होता है, इतना गुस्सा आया होता है, उस टाइम पे लगता है कि बस इस आदमी का सिर फोड़ दिया जाए या फिर इस औरत को कमरे से बाहर निकाल दिया जाए. You know, that's how we all deal, because again, it's not our fault. We are just not taught. So I think evolve करना, learn करना बहुत ज्यादा जरूरी है. प्रथा ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताई है हम सबको, जो कि हम सारे के सारे चीजें अप्लाई कर सकते हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप सबको पूछने वाली हूँ इस टाइम के ऊपर, एंड देन वील एंड दिस सेशन. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ कौन सी ऐसी एक पॉलिसी है जो कि यूज करते हो सो दैट यू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप. बहुत सारे लोग हैं जो कि आई एम प्रीटी श्योर जिनकी बहुत अच्छे अच्छे रिलेशनशिप हैं. तो वन पीस ऑफ एडवाइस, कौन सी एक ऐसी पॉलिसी है जो आप यूज करते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, डिनर टेबल के ऊपर मैं और मेरा पार्टनर कोशिश करते हैं कि हमारे फोन्स साइलेंट रहे, नो फोन जोन. यू नो, यहाँ पे बेडरूम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 2 घंटे, जैसे प्रथा ने कहा था कि मैं और मेरे फियांसे ये चीज ट्राई करते हैं, तो सिमिलर केस के अंदर मैं और मेरे पार्टनर भी ये चीज ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए हम अपने फोन्स जो है वो बेडरूम से बाहर रखें या फिर डिनर टेबल से दूर रखें, सो दैट वी कैन टॉक. सो ऐसी एक कौन सी पॉलिसी है जो आप लोग ट्राई करते हैं? जल्दी से कॉमेंट डाउन कीजिए, कॉमेंट्स बिलो, एंड बेस्ट कॉमेंट्स ऑफ कोर्स पिन किए जाएंगे. थैंक यू सो मच प्रथा. एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? तो ऑडियंस इज योर्स. Absolutely. And thank you so much for this opportunity, Samiksha. मैं सारे ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगी कि आप जब बीमार होते हो, आप क्या करते हो? आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो रिलेशनशिप को भी आप आपका बच्चा समझो, रिलेशनशिप को भी आप एक इंसान के जैसे समझो जिसको आपको कॉन्स्टेंटली नरिश करना पड़ेगा. एक गार्डन है, तो अगर जो वो रिलेशनशिप आपको लग रहा है कि वो हेल्दी नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज रिलेशनशिप डॉक्टर से डरिए मत, उनके पास जाइए. 1 या 2 सेशन से विल कैन मेक अ ट्रिमेंडस डिफरेंस इन योर रिलेशनशिप. अभी साइंस बहुत आगे आ चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुका है, नॉलेज बहुत आगे आ चुका है. तो आप प्लीज अवॉइड मत कीजिए टॉकिंग थेरेपिस्ट एंड वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप एंड ऑल्सो योरसेल्फ. जब आपके पास, I think acknowledging that we have a problem is the biggest thing. yes, absolutely, absolutely. That is so true. And all the best, that is married, and all the very best. And I'll share all those links with you. You go crazy and share it with your husband also. तुम लोग को बहुत मजा आएगा. You know, asking each other questions. It's a fun. I am pretty sure. It is so much fun to do, you know, because if your partner is your best friend and you are your partner's best friend, ये सब करने में ना इतना मजा आता है, टेल यू. मतलब आप हंस हंस के ना लोटपोट हो जाओगे, एंड यू विल सी दैट यू आर एक्चुअली. I am pretty sure. वैसे मैं वो कोशिश करूंगी कि मैं वो लिंक्स अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग भी लव लैंग्वेज पे जाइए और अपने पार्टनर्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आफ्टर ऑल वी ऑल नीड लव. थैंक यू प्रथा, थैंक यू सो मच. आई एम क्लोजिंग दिस सेशन. मैं ये सेशन यहीं पे खत्म कर रही हूँ. बहुत ही ज्यादा मजा आया. अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा. दिस इज मी समीक्षा एंड दैट्स प्रथा. दिस इज मी साइनिंग ऑफ.